सेकेंड लॉ, है ना। पैसा पूरी हो रही तब हम लोग जिंदा रहेंगे। और सेकेंड लॉ के अनुसार हम लोग ये बात किए थे कि भाई साहब अगर एक बॉल है आपके पास, ये बॉल पहले u वेलोसिटी से मूव कर रहा है जिसका मास m है, मान लीजिए, हाँ m मास है और u वेलोसिटी से ये लगातार मूवमेंट इसका जारी है। आपने किसी टाइम पीरियड t1 पर F फोर्स अप्लाई कर दिया, है ना। F फोर्स अगर आपने अप्लाई कर दिया इसके ऊपर, तो ये F फोर्स के कारण कुछ समय बाद, तुरंत तो नहीं, इंस्टेंटेनियसली तो नहीं, चेंज होना तो शुरू होता है उसी टाइम पर, कुछ समय बाद फिर टाइम t2 पर कोई देखना चाहता है इस बॉल को और वो आखिरी बार देख रहा है, तो ये बॉल का मास तो उसे m ही दिखा पर वेलोसिटी चेंजिंग मिला v। और हम कल एक बात पढ़ाए थे, चेंज इन मोमेंटम पढ़ाए थे, गेट को सही से लगाओ, चेंज इन मोमेंटम के बारे में पढ़ाए थे। तब हम लोग यह सीखे थे कि आपका बॉडी जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो अचानक मूवमेंट चेंज नहीं होता है, उसके लिए कुछ टाइम लगता होगा। तो टी टाइम पर आपने मान लिया कुछ मूवमेंट चेंज हो गया। और मोमेंटम चेंज को हम लोग किससे लिखते थे, डेल्टा पी से, और इसका रेट किस रेट से चेंज हो रहा है तो हम इसको डेल्टा टी से डिवाइड कर देते थे और फिर हम लोगों को एफ फाइंड आउट हो जाता था। और यहाँ से एक डेफिनेशन हम निकाले थे कि भाई इसका मोमेंटम चेंज करने का कौन अधिकार, किसके पास है अधिकार, इस फोर्स के पास। इस फोर्स के पास अगर अधिकार है तो फोर्स ने डेफिनेशन अपना दिया कि भाई मेरा जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम की। और वहाँ से डेफिनेशन हम लोग लिख पाए थे कल की क्लास में कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विल बी इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, इज कॉल्ड एज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये भी हम लोग पढ़े थे। और इस बिना पर यह बात भी बहस हो गई थी हमारी कि भाई ये फोर्स का मैग्नीट्यूड मुझे सेकेंड लॉ से मिला है और फोर्स का डेफिनेशन मुझे फर्स्ट लॉ से मिलता है। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी बोर्ड वगैरह के लेवल पर पूछ देता है कि डेफिनेशन कहाँ से पता चलता है, मैग्नीट्यूड कहाँ से पता चलता है। तो ये बचकाना सवाल है। उसके बाद कल के लेक्चर में हम कुछ कुछ पढ़े, वो वीडियो पर भी है। और जो बचा हुआ बात है, जो पढ़े और वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ, वो ये था कि F इज इक्वल टू अपन बोलते हैं डेल्टा पी बाय डी पी बाय डी टी। और F इज ए वेक्टर क्वांटिटी, P ऑल्सो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस dp बाई dt के बदले क्या अपन लिख सकते हैं mv, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला यही कहता है, बाई dt, ये आपको f मिला। यहाँ से आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दो क्वांटिटी है जिसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दो क्वांटिटी को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप एक को कांस्टेंट कंसीडर, एक को आगे रखिए, dv बाई dt कीजिए, प्लस का साइन लिखिए और फिर v को आगे रखिए, dm बाई dt कर लीजिए। बात पल्ले पड़ रही है, हाँ या ना, बाई dt कर लीजिए। ये एग्जैक्ट फोर्स का ये फॉर्मूला है और इसको हम तीन पार्ट में बांटे थे। कौन कौन सा तीन पार्ट था? पहला पार्ट ये था जब आपका मास कांस्टेंट होगा। जब मास कांस्टेंट होगा तो ये वाला फॉर्मूला वैलिड होगा। इसका मतलब m इंटू डी वी बाई डी टी करते थे, प्लस मास जब कांस्टेंट है और इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या वैल्यू देगा? जीरो वैल्यू देगा। क्यों? क्योंकि किसी कांस्टेंट टर्म को डिफरेंशिएट करने पर आंसर क्या मिलता है? जीरो। तो ये वाला पार्ट अपन जीरो लिख देते थे। यहाँ से हम लोग लिखते थे dv बाई dt का वैल्यू आता है एक्सेलरेशन, दैट मीन्स f इज इक्वल टू m इंटू एफ का ये फॉर्मूला निकल रहा था, f इज इक्वल टू m इंटू ए। ये फॉर्मूला तब आप इस्तेमाल कीजिएगा, या तो f इज इक्वल टू m इंटू ए या f इज इक्वल टू m इंटू डी वी बाई डी टी, तब यूज कीजिएगा जब आपको ये पता हो कि आपका मास क्या है? कांस्टेंट है। जब आपको ये पता हो कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तब आप कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिएगा? f इज इक्वल टू v इंटू डी एम बाई डी टी। इसका एग्जाम्पल भी बताए थे, कन्वेयर बेल्ट वगैरह में जो, या फिर आप रेलवे जंक्शन पर सामान वगैरह ढोते हैं, वहाँ इस फोर्स से काम होता है।
जेट वगैरह जो प्लेन वगैरह का मैथमेटिकल क्वेश्चन होगा उसमें भी इस फोर्स के द्वारा हम लोग फोर्स को फाइंड आउट करते हैं। और रोड पर जो पानी छिड़क रहा होता है कंटेनर, उस कंटेनर का लगातार मास डिक्रीज कर रहा होता है और वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, तब भी हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तीसरा केस ये था हमारा, अगर वेलोसिटी एंड मास दोनों आपका क्या हो, चेंज हो रहा हो। क्या हो रहा हो? ऐसा केस बहुत रेयर केस में इसका क्वेश्चन आता है कि बोथ चेंजिंग हो, मास भी चेंज हो रहा हो और वेलोसिटी भी चेंज हो रहा हो, तब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे F इज इक्वल टू ये वाला जो बेसिक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। यानी तब हम इस फॉर्मूले से सारा काम फाइंड आउट करेंगे। बात पल्ले पड़ रही है? इस बिना पर 2-3 क्वेश्चन किए थे। पहला क्वेश्चन क्या था आपका, याद है कुछ? F इज इक्वल टू दिया हुआ था, M इज इक्वल टू निकालना था, A इज इक्वल टू दिया हुआ था, यही था ना? आपका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना था या मास, कुछ तो था ना? अभी मोमेंटम पर ही चले जाएंगे तो रिबाउंड पर आ जाओगे, टेंशन मत। नहीं, एक्सेलरेशन से रिलेटेड था क्वेश्चन। कैसी बातें कर रहे हो? अपन एक्सेलरेशन का क्वेश्चन बनाए, आई कैप जे कैप के कैप में F दिया हुआ था। हाँ, इलस्ट्रेशन वाला क्वेश्चन था ना, वो इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन निकालो। मॉड्यूल नहीं है क्या? अरे मॉड्यूल है, मॉड्यूल ही नहीं है इतने बच्चों में। हाँ, क्या है फिर बनाएगी कैसे? अरे ठीक है, अब छोड़ दो, अभी ध्यान दो इधर। क्या बेसिक सवाल था? वो ये था कि एक बॉडी है जो 10 kg का है, कंसिडर करो, और इस पर एक दूसरे बंदे ने F फोर्स अप्लाई किया, वो 10 I कैप प्लस 2 J कैप माइनस 3 K कैप, ऐसा उसने फोर्स अप्लाई किया। उसको बोला कि इस 10 kg के बॉडी को F इज इक्वल टू ये वाला फोर्स लगाया गया, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा? एक्सेलरेशन का क्या पूछा है? मैग्नीट्यूड क्या होगा? एक्सेलरेशन नहीं पूछा है, सिर्फ एक्सेलरेशन पूछता तो हमको वेक्टर क्वांटिटी में आंसर करना था। देखो, सिर्फ एक्सेलरेशन पूछेगा तो आसान है बनाना। क्यों? क्योंकि F इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है m इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन जाएगा F बाय m। आप याद कीजिए, जब आपको वेक्टर पढ़ा रहे थे, किसी वेक्टर क्वांटिटी को अगर स्केलर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या बन जाएगा? 10 I कैप बाय 10 प्लस 2 J कैप बाय 10 माइनस 3 K कैप बाय 10। ये आंसर बन करके आएगा आपके पास, और कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। आंसर क्या बनेगा फाइनली? आपका आंसर बन जाएगा भाई साहब I कैप प्लस 0.2 J कैप माइनस 0.3 K कैप। अब अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ A पूछा है तो आपके पास 2 तरीका है, या तो आप यहीं पर सबका आंसर निकाल लीजिए यहाँ से, या दूसरा तरीका ये है कि आप F का पहले मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए कि क्या आएगा। तो F का मैग्नीट्यूड आएगा 10 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ से आंसर आएगा रूट अंडर 100 प्लस 4 प्लस 9, तो 9 4 13, 113, ये रूट में आएगा। ये F का वैल्यू आया। आपको M का वैल्यू पता है कितना है? 10, तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा? F बाय M। यहाँ से रूट अंडर 113 बाय 10 क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? यही बनता था ना? इसके अलावा तो और एक जेट वाला क्वेश्चन था, ये ना, जेट से मास निकल रहा है और वहाँ से आपको निकालना था। वो क्वेश्चन समझ में आ गया था। चलिए, अब जो हम लोगों को देखना है वो ये देखना है भाई साहब कि हम लोग क्या, हाँ क्या बोली, बोलो ना, बोल बेन करिए। अब एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, लिखेगा इफ द मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज given as P is equals to 20 sin 3t I cap plus 20 cos 3t j cap. If the momentum of the particle is 20 sin 3t I cap
प्लस 20 कॉस 3t जे कैप। थोड़ा सीट बेल्ट बांध लीजिए अपना, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, आपको समझना भी है और बनाना भी है। तो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एट टाइम t, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एट टाइम t। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन निकालिएगा, एंगल बिटवीन मोमेंटम एंड फोर्स, एंगल बिटवीन मोमेंटम एंड फोर्स, एंगल बिटवीन मोमेंटम एंड फोर्स। चलिए थोड़ा देखते हैं, समय ना बर्बाद करते हुए। आपको जो P का वैल्यू दे रखा है, एक तो वेक्टर फॉर्म में और दूसरा मुझे उसने एक इक्वेशन फॉर्मेट में दे रखा है। क्या बोला मैंने? P का जो वैल्यू दिया है मुझे, एक तो उसने वेक्टर फॉर्म में दिया है, साथ ही साथ इक्वेशन फॉर्म में दिया है। अगर वो वेक्टर फॉर्म और इक्वेशन फॉर्म में देकर के मुझसे क्या पूछ रहा है, f का वैल्यू, किस पर? टाइम t पर। टाइम बदलना नहीं चाहिए। आपको पता है f का वैल्यू वेक्टर फॉर्म में अगर निकालूंगा मैं तो क्या निकलेगा? dp बाय, चलिए फाइंड आउट कीजिए जरा सा। अगर dp बाय dt करते हैं तो d आपका d रहेगा, ये टर्म चलेगा 20 साइन का 3t i का कैप प्लस 20 कॉस का 3t j का कैप बाय आपका आ गया dt। बोलिए हाँ या ना। अब आपको पता है डिफरेंशिएशन यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिकली करना है। आपका एक तो टर्म 20 है और एक टर्म है साइन 3t। एक टर्म 20 है और एक टर्म है साइन कॉस का 3t। ध्यान से देखो, 20 को मैंने 20 रखने दिया इनटू साइन t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उससे पहले 3t का डिफरेंशिएट करना होगा। 3 का आंसर कितना आएगा? 3t का 3। अब साइन 3t का आंसर कितना बन जाएगा? कॉस का 3t। बोलो हाँ या ना। उसके बाद क्या लगाना होगा? आई कैप, प्लस का साइन मैंने प्लस दे दिया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक समझने में? ये दिक्कत कर रहा है आपको? इतना डिफरेंशिएशन आता है? अरे हाँ या ना? ठीक है। फिर से हम कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे 20 इंटू 3 इंटू कॉस का डिफरेंशिएट क्या आएगा? माइनस साइन 3t और लास्ट में क्या चला जाएगा? जे कैप। दिस इज द वैल्यू ऑफ f वेक्टर फॉर्म। अब इसको सॉल्व कीजिए। 60 कॉस 3t आई कैप माइनस 60 साइन 3t जे कैप। बोलिए कहाँ से माइनस क्या पूछा मैंने आपने? सही है। अब आप ये f का आपको क्या मिला है? वेक्टर फॉर्म में आंसर। पर f आपको कैसा चाहिए? मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। किस में चाहिए? मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। f का मैग्नीट्यूड मुझे क्या सिखाएगा भाई साहब? ये वाला x का टर्म का स्क्वायर और ये वाला y के टर्म का स्क्वायर। x के टर्म का स्क्वायर करेंगे 60 कॉस 3t का प्लस माइनस 60 साइन 3t का, और पूरे पर क्या चलेगा आपका? बोलो हाँ या ना। क्या बनेगा ऊपर? रूट अंडर। यही मैग्नीट्यूड का तरीका है। अरे आई कैप के साथ जो नंबर दिया है उसका स्क्वायर प्लस जे कैप के साथ जो नंबर दिया हुआ है उसका स्क्वायर। अब ये वाला स्क्वायर आपको करना है, जल्दी कीजिए। ये वाला देखो, इधर ध्यान दो। अगर हमारे पास डिफरेंशिएशन साइन तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं भाई,
पहले तो साइन को डिफरेंशिएट किए, साइन का आंसर क्या आएगा, कॉस। साइन थीटा का वैल्यू क्या आता है, कॉस थीटा। थीटा के जगह पर क्या लिखा हुआ है, 3t। अब फिर आप 3t को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपको आंसर क्या मिलेगा। अब समझ में आया, कितना आंसर है नीचे वाले में। नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, 60 को स्क्वायर करेंगे, 60 का स्क्वायर करेंगे तो 60 का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 3t। ध्यान से देखते रहो, 60 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 3t। पूरा कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनना, आपको आ जाएगा। क्या 60 कॉमन ले सकते हैं इनसे, 60 का स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो आपको 60 क्या आ जाएगा बाहर, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, हाँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपका आंसर क्या होगा, सही है, हाँ, क्या हो गया, अरे थीटा की जगह 3t है तो क्या हो गया, ये थीटा ही तो है। आगे बढ़े, दूसरा क्वेश्चन है एंगल बिटवीन मोमेंटम एंड फोर्स। आपसे वो पूछना चाह रहा है कि एंगल कितना होगा, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स और मोमेंटम के बीच का एंगल कितना है। आपने एफ का इक्वेशन याद कीजिए जरा सा, एफ का इक्वेशन क्या कहता है, जोर से बोलो जल्दी से, 60 cos 3t प्लस माइनस 60, ये लो आई क्या, साइन 3t जे क्या, पी का इक्वेशन बोलना 20 cos सॉरी साइन 3t आई कैप प्लस 20 cos 3t जे कैप, बोलो हाँ या ना। अब इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए मुझे। जब भी आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल पूछा जाए, वेक्टर में हम लोग पढ़ते हैं, जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल पूछा जाए तो आपको एक एकदम इकलौता फॉर्मूला लगाना है, कॉस थीटा इज इक्वल टू, अच्छा चलिए, अगर मैं एफ डॉट पी वेक्टर करूं तो क्या मिलेगा, एफ का मैग्नीट्यूड पी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस का थीटा। यहां से कॉस थीटा बाहर कर लो, क्या लिख सकते हैं, एफ का वेक्टर डॉट पी का वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एफ और मैग्नीट्यूड ऑफ, अरे बोलो हाँ या ना। ये वाला फॉर्मूला आपको दिमाग में बैठा कर रखना, जब भी आपसे पूछा जाए इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिए। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं देखता हूं तो आई डॉट आई, जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो सिर्फ आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करना है और जे को जे के साथ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 1200, 1200 का साइन 3t इंटू कॉस 3t, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस 1200 कॉस का 3t इंटू साइन का, अब बाय दोनों का मैग्नीट्यूड, यही करेंगे ना भाई साहब। इन दोनों को जब आप माइनस कीजिएगा तो आंसर क्या मिलेगा ऊपर वाले में, इन दोनों को जब आप माइनस कीजिएगा तो आंसर क्या मिलेगा, 0 बाय समथिंग कुछ होगा, हमको पता नहीं है, जो भी कैलकुलेशन, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दीजिए, आंसर क्या मिलेगा। इसका मतलब कॉस थीटा का वैल्यू क्या मिल रहा है आपको, और कॉस थीटा का वैल्यू अगर 0 है तो सामने वाला वैल्यू क्या है, कॉस का 90 डिग्री, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू, और थीटा अगर 90 डिग्री है तो आप ये भी स्टेटमेंट दे सकते हैं कि एफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू पी वेक्टर। एक ये स्टेटमेंट भी आपका आ सकता है। पल्ले पड़ा मेरी बात, अरे हाँ या ना, चलिए छाप लीजिए। जल्दी छापिएगा।
हम हर एक क्वेश्चन को नए रूप से बना करके दे देते हैं। जितना टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है उतना टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम निपटा दे रहे हैं। PYQ को देखते हुए या बुक वगैरह को देखते हुए, मॉड्यूल को देखते हुए जितना हो सकता है पॉसिबल आप फिजिक्स में क्वेश्चन को डील कीजिए। फिजिक्स का थ्योरी है ही नहीं ज़्यादा, समझ में आई मेरी बात। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से कितना क्वेश्चन बन सकता है और कितना अच्छा वो अभी दिखा। पर जब बोर्ड पढ़ रहे थे तब हम लोगों को कुछ पढ़े ही नहीं थे। तब हम लोगों को क्या पढ़ना होता है, F = dp/dt, डेट्स इट, कहानी खत्म। ये 3 फॉर्मूला भी होता है बोर्ड में, ऐसा कुछ बताया जाता भी नहीं है। ज़्यादा चिड़चिड़ हुआ तो F = ma, है ना। पर कितने एप्लीकेशंस आ सकते हैं इंजीनियरिंग में वो आपको निपटा करके अरे काहे उसको छेड़ रहा है, आदमी तुम छोटा लगता है पर छेड़ू सिंह है। और ख़ास बात यह है कि देखो डेली थोड़ा थोड़ा ही सीखना है, बहुत ज़्यादा नहीं सीख लेना है एक दिन में, पर उसको अच्छे से सीखना है। आपको अगर कहीं पर भी कहीं जाना है, जैसे मान लो हमको कुछ तो मेरा गोल होगा, अगर गोल अचीव करना है तो ऐसा थोड़ी है अचानक से, मान लो मुझे आगरा जाना है देखने के लिए, तो यहाँ से अचानक तो आगरा नहीं पहुँच सकते ना। बस सही डायरेक्शन में एक छोटा छोटा स्टेप लेते जाएंगे लेते जाएंगे लेते जाएंगे, एक टाइम आएगा कि आप वहाँ तक पहुँच जाइएगा। यानी छोटा छोटा चीज़ बाद में वो मिल करके जो है ना एक कंप्लीट जर्नी बनाता है। उसी तरह फिजिक्स का कहानी है, छोटा छोटा टॉपिक ही है, पर वो जब मिल करके पूछा जाता है ना बड़ा टफ लगता है। समझ में आया मेरी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखिए इफ P = xt - yt का स्क्वायर। P मोमेंटम है, याद रखिएगा यहाँ पर P क्या है आपका, मोमेंटम है। इफ P = xt - yt का स्क्वायर देन फाइंड F = what when P = 0। कितना अच्छी बात है। आपसे पूछा है कि अगर P xt - yt का स्क्वायर है तो F का वैल्यू क्या होगा जब P आपका 0 हो जाएगा। सर कैसे P 0 हो जाएगा, आप देखिए P का टर्म T इज टाइम, वेयर T इज टाइम, वेयर T इज टाइम। आप देखिए टाइम का बाद में टर्म जो है वो स्क्वायर में है। टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा एक टाइम आएगा जहाँ स्क्वायर के बाद वो क्या कर जाएगा। बात पल्ले पड़ रही है मेरी, अरे हाँ या ना, नहीं पड़ा। हम बोल रहे हैं कि टाइम जो है एक पार्ट T है और दूसरा पार्ट क्या है, T का स्क्वायर। कभी तो होगा जो T स्क्वायर की वजह से ये टर्म 0 बन जाएगा, कभी तो होगा ना। बोला जब वैसा होगा कि P का वैल्यू 0 होगा तब F का वैल्यू क्या होगा। और आपको एक ही फॉर्मूला पता है, F = पहले तो P = 0 पर कब ऐसा टाइम आएगा वो टाइम ही पहले देख लेते हैं। आपके पास आया 0, xt क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना, xt = +yt का स्क्वायर, यहाँ से t गया ये t गया, t = x/y। ये टाइम कब आएगा जब x/y का वैल्यू हो। अरे हाँ या ना। अगर कोई इसे क्वाड्रेटिक में सॉल्व करना चाहता है तो t कॉमन लेगा, वो x - yt = 0, तो t का एक वैल्यू 0 आएगा और दूसरा t का एक वैल्यू x/y आएगा। दो तरह से सॉल्यूशन हो सकता है। अरे हाँ या ना। अब जब t = 0 पर हमको देखना है f का क्या वैल्यू है या t = x/y पर f का क्या वैल्यू है। क्वेश्चन को फिर से समझिए। आपसे पूछा है p का इक्वेशन दे करके कि भाई f का वैल्यू क्या होगा जब p का वैल्यू 0 होगा।
P का वैल्यू 0 कब कब हो रहा है? जब टाइम 0 है तब भी P आपका 0 बन रहा है, और जब टाइम x/y हो रहा है तब भी P का वैल्यू 0 है। अब इतनी बात आपको अगर समझ में आती है तब तो हम आसानी से बना पाएंगे। चलिए इधर रहने दीजिए इसको साइड में, और साइड में रखने के बाद हमको पहली बात तो f का वैल्यू कहता है कि आप कीजिए dp/dt। dp का इक्वेशन क्या दे रखा है? xt माइनस वाई टी का स्क्वायर बाय dt। उसके बाद आ जाएगा आपका x माइनस 2yt, दिस इज द वैल्यू ऑफ f। अरे हाँ या ना? अब आपको t का वैल्यू क्या रखना है? t का वैल्यू रखना है एक बार when t इज इक्वल टू 0, f इज इक्वल टू x माइनस 2 इंटू वाई इंटू 0, तो f का वैल्यू आ जाएगा x। when t is equals to x by y, f is equals to x minus 2 into y into x by y से y कैंसल, तो माइनस x। या तो f का वैल्यू x होगा या तो f का वैल्यू माइनस x। समझ में आया मेरी बात? अरे हाँ या ना? ये इक्वेशन टर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा है, न्यूमेरिक टर्म में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा। पहले छापो तब और दूसरा क्वेश्चन समझ में आया क्या बोल रहा है? चलिए पहले छाप लीजिए फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए। बढ़े आगे, पक्का? अब इक्वेशन यही दिया हुआ है और आपसे सवाल थोड़ा टेढ़ा पूछ लिया। उसने क्या पूछा है? देन फाइंड p इज इक्वल टू वॉट इफ f इज इक्वल टू 0। आपको फाइंड आउट करना है कि p का वैल्यु क्या होगा जब f का वैल्यू क्या हो रहा होगा। तो पहले तो f का इक्वेशन ही नहीं दिया है, तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? f का इक्वेशन dp/dt से निकालेंगे। क्या निकला था? x माइनस 2y इंटू टी। अब ये वाला पार्ट क्या हो जा रहा है? x माइनस 2y इंटू टी इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट उधर जाएगा, x इज इक्वल टू 2yt, t इज इक्वल टू x बाय 2y। आपसे वो कह रहा है कि t का वैल्यू x बाय 2y पर f का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर उसने ऐसा बोला है कि भाई साहब ऐसा होगा, तो मेरी बात को अब समझिएगा, p का फॉर्मूला क्या बताएगा? p इज इक्वल टू क्या आपको बताया है उसने? xt माइनस वाई टी का स्क्वायर when t इज इक्वल टू x बाय 2y, t इज इक्वल टू x बाय 2y x स्क्वायर बाय 2y इंटू 2y। टी का वैल्यू बस मैंने पुट कर दिया।
टी का वैल्यू पुट करने के बाद मुझे पता चला ऊपर एक्स स्क्वायर बाई 2y, ये y इस y को खाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4y। एलसीएम लिए आपको क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय छाप ज़्यादा ऊपर जा रहा है क्या? हैं? हमारी कोई गलती नहीं है, एनटीए वाले की गलती है। वो क्वेश्चन इस साल टफ बना दिए। आप पहले पैदा हुए होते, हमारे काल में या हमारे पूर्वज होते, तब आपको क्वेश्चन पूछा जाता F = ma। कितना मज़ा आता ना, और डॉक्टर बन जाते। इस बार अपने एरिया से कितना डॉक्टर बना? मेरी जानकारी में बसंतराय से तकरीबन 1 2 3 4 5, मतलब हमारे यहाँ से 5। अब ये मत पूछना क्या साल तैयारी किया बेचारे ने, बाद में कोई नहीं पूछता है। अभी थोड़ी देर पहले छोटा छोटा क्या करना है, छोटा छोटा कदम रखना है, फिर मंजिल अपने आप मिल जाएगी। और पता चला ज़्यादा बड़ा कदम रखे तो मंजिल हॉस्पिटल में जाके मिलेगी। लिखिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if f is equals to 2t I cap, if f is equal to 2t I cap plus 4j cap and p initial is equals to 2I cap and p initial is equals to 2I cap, find p final at t is equals to 2 seconds. f is equals to 2t I cap plus 4j cap and pi is equals to 2I cap, find p final। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। देखिए अभी भी वही चल रहा है, फोर्स का ही। आपको बेसिक फॉर्मूला पता है, F इज इक्वल टू क्या होता है बालक, dp बाय dt का मतलब क्या मैं इस dt को इस तरफ ले जा सकता हूं और इसको वहीं रहने दूं? तो क्या अपन लिख सकते हैं dp इज इक्वल टू f इंटू dt। अब मुझे 0 से लेकर के, ये 0 पर शुरू होता होगा, 2 सेकंड पर पूछा गया है, ये ना। अगर ऐसा पूछा गया है तो आप इसको इंटीग्रेट कीजिए और इसको भी इंटीग्रेट कीजिए। इंटीग्रेशन किसका होगा? p का, यानी मोमेंटम का। मोमेंटम का इनिशियल वैल्यू pi, मोमेंटम का फाइनल वैल्यू pf, टाइम का इनिशियल वैल्यू 0, टाइम का फाइनल वैल्यू 2 सेकेंड। अब आप पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। dp का इंटीग्रेशन p इंटीग्रेशन होने के बाद pi रहेगा यहाँ पर, pf रहेगा यहाँ पर। f के बदले क्या लिख सकते हैं, 2t I कैप प्लस 4 का j कैप ब्रैकेट dt इंटीग्रेशन 0 से 2। बोलो हाँ या ना। क्या इसको लिख सकते हैं p फाइनल माइनस p इनिशियल इज इक्वल टू 2 का क्या हो जाएगा भाई साहब, 0 से लेकर के 2 तक। 2 का इंटीग्रेशन 2 कॉमन रहेगा, t स्क्वायर बाय 2। बोलो हाँ या ना। आई कैप को आई कैप लगाइए, प्लस 4t j कैप,
बोलो हाँ कि ना। अब इधर बना लेते हैं, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इज इक्वल टू, ये 2 से ये 2 खाया जाएगा, टी स्क्वायर आई कैप प्लस 4t जे कैप 0 से 2 सेकेंड। एक बार टी का वैल्यू रखो 2, 2 दूनी 4 आई कैप प्लस 4 दूनी 8 जे कैप माइनस 0। बोलो हाँ या ना। हमारे पास आंसर आया 4 आई कैप प्लस 8 जे कैप, और पी इनिशियल का वैल्यू बता दो कितना है भाई साहब, 2 आई कैप, पी फाइनल यहाँ पर पड़ा हुआ है। पी फाइनल आपको मिलेगा वेक्टर फॉर्म में, पी फाइनल इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप। अगर पी फाइनल का मैग्नीट्यूड मुझे पूछा होता तो रूट अंडर सही है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं। अब जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे वो क्वेश्चन जो तुम्हारा था अभी कि सर कोलाइड करता है तो क्या होता है, सेम एज इट इज बातें हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी पढ़ते हैं और बंदूक की गोली वाले में पढ़ते हैं। हाँ अस्सलाम वालेकुम, बोलिए। हाँ हाँ आज जाएंगे, अभी थोड़ा देर में। हम ही को कल ही बोला था खोलने के लिए, हम नहीं खोल पाए थे, रात में लेट से आए मार्केट से। अभी जाएंगे ना दोपहर में हम खुलवा देंगे। ठीक, चलिए इतना तक समझ में आया। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना और समझना फिर बनाना है। क्या बोला मैंने? ध्यान से पूरा सुनना, फिर समझना, फिर बनाना है। उसके बाद में जब क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेगा तो ऑटोमेटिक वो लैंग्वेज समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पर लैंग्वेज बाद में, पहले ध्यान से सुनिए। एक बॉल है जिसका मास m है, उसे h1 हाइट से गिराया जाता है, या मान लीजिए h हाइट से गिराया जाता है, और वो अर्थ के सरफेस से टकराता है। कहाँ टकराया? अर्थ के सरफेस से ये बॉल टकराता है, और टकराने के बाद ये बॉल वापस से ऊपर जाता है, और उतना ही ऊपर जाता है जितना हाइट से ये बेचारा नीचे की तरफ आया था। यानी h हाइट वापस ये गेन भी कर लेता है। इसका मतलब ये है कि ये जिस वेलोसिटी से आया और टकराया होगा उसी वेलोसिटी से वो ऊपर गया होगा। प्रोजेक्टाइल फ्री फॉल बॉडी में यही हम लोग चेक करते थे भाई, आने का जो वेलोसिटी है वही। इसका मतलब इसने अर्थ टोटल रिफ्लेक्ट कर दिया होगा, जरा भी अपने पास एनर्जी नहीं रखा होगा। इस सरफेस से कांटेक्ट टाइम इसका t टाइम तक कांटेक्ट में रहा। कुछ तो टकराने के बाद कुछ तो टाइम तक लिया होगा ये ना कांटेक्ट, कि नहीं लिया होगा। ये t टाइम तक कांटेक्ट पे रहता है और ऊपर चला जाता है भाई साहब। और ये सरफेस अगर उतना ही हाइट लेता है, इसका मतलब टोटल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। लाइट चैप्टर रेज में भी हम लोग ऐसा पढ़ते हैं। दूसरा और कहाँ रेडिएशन आएगा, टकराएगा, चला जाएगा, पार्टिकल आएगा, टकराएगा, चला जाएगा। बॉलर ने बैट्समैन को बॉल फेंका, बैट में टकराया, वापस चला गया। अरे होगा कि नहीं होगा? ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके। अरे हमने ना h हाइट से दिया है जी, हो सकता है कि आपको बोले
किसी बॉलर ने यहाँ से फेंका बॉल को, वो गया, बॉल टकराया, वापस चला आया। भले वहाँ पर बैट था, बैट के पास वो जिस वेलोसिटी से टकराया, अगर वो उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसका मतलब वो उसी वेलोसिटी से वापस आया होगा। अरे हाँ या ना? क्या इतनी बातें समझ में आती है? तो कैलकुलेट लिखेगा, कैलकुलेट कैलकुलेट फोर्स एक्सर्टेड calculate force exerted by the ball or by the surface दोनों ही निकालना है आपको। एंड बाय द सरफेस करो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए सीखे हम इसको। एक बॉल है यहाँ पर, टक 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 टक। हाँ, इस बॉल को ड्रॉप किया गया है, ये बात मैंने भूल गया लिखना। ड्रॉप्ड किया गया है। जब आप किसी बॉल को ड्रॉप करेंगे तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या रहा होगा, और जब ये बॉल वापस से इस हाइट पर जाएगा तब उसका वेलोसिटी क्या रहा होगा? 0। अरे बोलिए भाई साहब, शुरू 0 से किया, जिले लाई नहीं बनना है, और हमको अनारकली नहीं जो तुम ऐसे बैठा है, पैर सीधा करके बैठ, हाँ, फिर दीवार के सहारे बैठा। हम बड़ा चीज जब पढ़ रहे हैं तो पूरा कंसंट्रेशन मेरे ही तरफ होना चाहिए, और अगर नहीं है तो कल से हम बढ़िया से मेकअप वेकअप करके आएंगे ताकि तुम हमको देखता रहो तबरेज, समझा? नहीं तो इधर घघरी वगैरह पहन लेंगे, मिनी स्कर्ट्स। इधर ध्यान दें, आप यू से गया, बॉल टकराया, वापस गया, 0 से आया था, 0 पर पहुंचा है, इसका मतलब जितना से ये टकराएगा उतने से वापस जाएगा। जब वो टकरा रहा था उसी समय ना उसको फोर्स चेक करना है। अरे कैलकुलेशन ऑफ फोर्स तो यही पूछा है मैंने कि जब वो हिट करेगा या रिबाउंस करेगा उस समय बॉल को कितना फोर्स लगेगा या बॉल ने कितना फोर्स लगाया होगा। दो बातें तो सेम ही है। दो बातें सेम क्यों है? बॉल ने जितना अर्थ को फोर्स लगाया होगा, अर्थ ने भी न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग उतना ही फोर्स लगाया होगा, हाँ या ना? चाहे आप अर्थ का फोर्स निकाल लो, चाहे आप बॉल का फोर्स निकाल लो, हमें उनसे कोई फर्क पड़ने वाला। अब आप मुझे बस इतना बताओ कि क्या अपन लिख सकते हैं F इज इक्वस टू dP बाय dt ना लिख करके डेल्टा P बाय डेल्टा T लिख सकते हैं? बोलो हाँ या ना। हमको इधर से कोई लेना देना नहीं, मुझे कहानी कहाँ का चाहिए? यहाँ का, जब टकराता और जब वो वापस जाता है। टकराया, टकराया, अरे बोलो, टकराया और जब टकराया तो वो इनिशियल काम था या फाइनल, और जब वो वापस गया तो वो कौन सा काम था? यानी जिस वेलोसिटी से वो टकराया वो मेरा इनिशियल वेलोसिटी, अरे हाँ या ना, और जिस वेलोसिटी से गया वो मेरा, अरे चमका या नहीं चमका? अच्छी बात है। अब आप मुझे बताइए, जब बॉल यहाँ से आ रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है तो आप प्लस या माइनस साइन किसी तरफ को ले सकते हैं, उसमें कोई लड़ाई झगड़ा। लेकिन हम मानते ऐसा है कि भाई जब वो टकरा रहा होगा तब उसका वेलोसिटी अगर v इनिशियल है तो v इनिशियल को अपन नीचे वाले को अगर मैं बोलूं √2gh तो कोई दिक्कत है क्या? कैसे निकाले ये वाला वेलोसिटी? फ्री फॉल वाले कॉन्सेप्ट से। फ्री फॉल वाले फाइनल वेलोसिटी टकराने वाला कितना होता था? √2gh। अगर आप बोल रहे हैं कि इसी वेलोसिटी से वापस उतना ही हाइट जाता है, इसका मतलब v फाइनल भी √2gh ही होगा फिर से। बोलिए हाँ या ना। अगर हाइट अलग होता तो हम h1 और h2 करते, यहाँ हाइट सेम है इसीलिए h ही रखा मैंने। और इन दोनों v इनिशियल और v फाइनल के बीच का टाइम ड्यूरेशन कितना है उस बेचारे का?
टी टाइम। अब आप खुद बताइए, F इज इक्व टू फॉर्मूला आपने लिखा है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, इसका मतलब m इंटू वी फाइनल माइनस m इंटू वी इनिशियल डेल्टा टी टाइम कितना होगा t। अब आप अपन यहाँ से कर सकते हैं m को कांस्टेंट, v फाइनल माइनस कॉमन बाय t। अच्छा एक बात बता, m को m रहने दे और v फाइनल का वैल्यू बता कितना हो जाएगा। अच्छा एक बात बताना भूल गए, यहाँ पर माइनस लगाना होगा, इसका मतलब -2gh का रूट अंडर। क्यों माइनस लगाएंगे? क्योंकि वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अरे आया नहीं आया, नीचे वाला प्लस निशा तो ऊपर वाला बेटा माइनस, तो प्लस का साथ हम इसको लिए हैं तो इस वाले को क्या लेना होगा माइनस। तो हमने -√2gh -√2gh किया, ब्रैकेट लगाया, बाय टी लगाए। ध्यान से देखते रहिए, क्या अपन लिख सकते हैं F इज इक्व टू -2m√2gh बाय टी। बोलो चमका। अब ये माइनस साइन अगर बता रहा है कि ये बॉल के फोर्स ऐसा है तो सरफेस का फोर्स तो जस्ट अपोजिट होगा, तो सरफेस वाला फोर्स क्या हो जाएगा +2m√2gh बाय टी। ये कंडीशन कब ऐसा फॉर्मूला बनेगा फोर्स का? जब, ध्यान से सुनो, जब बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट रीबाउंस होकर सेम हाइट गेन करे। ये फॉर्मूला याद रखना। या आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं, जब सरफेस टोटल रिफ्लेक्टिंग होगा। जब सरफेस कैसा होगा टोटली। ये फॉर्मूला आप जीवन भर याद रखिएगा, प्लस माइनस के झोल में नहीं फंसिएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड पूछेगा वहां पर, कभी भी डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है? और डायरेक्शन अगर पूछा तो बॉल अर्थ को ऐसा फोर्स लगाएगा, अर्थ बॉल को खत्म। बात कोई दिक्कत है? आप माइनस प्लस के झोल में नहीं जाना है, बस ये बात याद रखनी है, अर्थ को जितना फोर्स बॉल लगाएगा अर्थ भी बॉल पर उतना ही, जरा भी कम फोर्स। ठीक, चलते जाइए। आगे बढ़े? पक्का? ओवरलोड तो नहीं जा रहे हो ना? ये नोट पॉइंट याद रखना और ये फॉर्मूला। नोट पॉइंट भूले ना तो मार के चमड़ी जो है बारिश में सूखने दे देंगे। हमारा कॉन्ट्रैक्ट है बारिश के साथ, वो सुखा देगा। बुक का गोल्डन की पॉइंट, मेरा नोट पॉइंट, अगर भूले तो फिर अगले साल फीस देना। अब चमड़ी सूखेगा, बारिश में भी सूखेगा ना। हाँ, आगे बढ़े। अरे जल्दी, छापने में इतना देर मत लगाओ यार, नहीं तो फिर हम PDF बना के भेज देंगे। और कोई शौक,
कोई अरमान है या मांग है जो भर सके तुम्हारा? एक बार भर दिए हम किसी का, अब नहीं सोचेंगे हम, वो रिक्स नहीं रे बाबा दोबारा, हैं? चलो मिटा दे। अब दूसरा क्वेश्चन ऐसा ही है पर थोड़ा सा केस उल्टा है। हम बॉल को यहां से गिराए, m मास का बॉल था, ये मान लिया जाए x हाइट से हमने गिराया, अर्थ से टकराया, पर ये इस बार ना पलटी खा गया, ये y हाइट तक ही जा पाया। बात समझ रहे हो मेरी? और x इज ग्रेटर देन y, ये दिया हुआ है कि इफ x इज ग्रेटर देन, इसको ड्रॉप किया है मैंने, कांटेक्ट टाइम अभी भी इसका कितना है? t है। अब आपको निकालना है कि ये कितना फोर्स अर्थ को लगाता है या अर्थ इसे कितना फोर्स लगाएगा। सवाल अब भी वही है, फाइंड f ऑफ बॉल इज इक्वल टू व्हाट, f ऑफ सरफेस इज इक्वल टू व्हाट। दोनों में से कोई एक निकालिए, एक प्लस होगा एक माइनस, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। चलिए देखते हैं, जब बॉल यहां पर टकरा रहा होगा यास्मीन बाबू, ये बॉल जब बेटा यहां टकराएगा तब ये कितना वेलोसिटी गेन कर लिया होगा। अकॉर्डिंग टू फ्री फॉल कंडीशन v ऑफ इनिशियल इज इक्वल टू √2gx, बोलो हाँ या ना। और जब ये बॉल जा रहा होगा, दिस इज v फाइनल, दैट इज √2gy पर माइनस में। एक को प्लस लेना है तो एक को, यहां पर गलती नहीं करियो, अगर इसे माइनस ले लिए हो तो इसे, इसमें डरना नहीं है। अगर आप इसे प्लस ले, इसे माइनस ले लिए हैं तो इसको प्लस लेना है, और इसको प्लस ले लिए हैं तो उसको। आपको फॉर्मूला पहले से पता है, F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, m v फाइनल माइनस बाय टाइम कितना दे रखा है, कॉन्टैक्ट टाइम, m को m रहने दीजिए, v फाइनल का वैल्यू बताइए, माइनस √2gy माइनस √2gx अब बटे t, दिस इज द वैल्यू ऑफ f। f ऑफ बॉल अगर ये है, f ऑफ सरफेस माइनस m माइनस माइनस, अच्छा ये माइनस आप बाहर निकाल सकते थे, है ना, ये माइनस को आप बाहर निकाल सकते थे, यहाँ प्लस कर दिए, यहाँ प्लस कर दिए, यहाँ, तो हमारे पास आ जाएगा f ऑफ सरफेस प्लस m √2gy प्लस √2gx बाय t। ये कब का केस है? जब बॉल और गिराने वाला हाइट और उछलने वाला हाइट सेम नहीं होगा। छाप लीजिए। क्या हो रहा है? ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखते हुए तब ये फॉर्मूला याद कीजिएगा। रिबाउंस तो हुआ है, बट हाइट डिफरेंट है। चलो अब हाइट कुछ भी रहे, अब तो आपको समझ में आ गया ना कि करना क्या है। चालू है कि बंद है?
एक आखिरी टाइप है इसमें, वो भी बता ही देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब इसके आगे लेक्चर में थोड़ा थोड़ा थ्योरी मिलेगा, फिर वही न्यूमेरिकल मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, करें आगे? तुमको समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक है। एक केस ये हो सकता है अन्नू कि हम बॉल को यहां से गिराएं बेटा, एम मास का बॉल ना होकर के मम्मी का आटा का लोई है। ठीक है, या बचपन में हम लोग खेलते थे ना टहाटू, हाँ कीचड़ से, वेरी गुड, मेरे खानदान का आदमी है। खेले हो तुम लोग? शहर वालों को ये सब पता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, शहर वालों को ये सब पता नहीं होता है, ये हम ही लोगों को कुछ खेल पता होता है। हमने बोला ना क्या, हमारा गेम अलग लेवल का होता था। हम वो लाठी ऐसे मिट्टी में गाथने वाला, वो भी खेला है मैंने। टायर को ऐसा डाल करके लुढ़काना है, वो भी खेल देखा है, खेला भी है। और क्या, वो बैरिंग बॉल का वो ऐसे करके, वो तुम लोग देखिए क्या? वो भी नहीं देखिए, छोड़ो। ताड़ जो खाते हैं हम लोग, उसका खिलौना, चलो हाँ, एक तो देखे हो। हम लोग मिट्टी का पहले बॉल बना कर ठपाक से उसको मारते थे, उसको टाटू बोला जाता है। खैर वो छोड़ो, हैं? जिसका फटा उतना मिट्टी फील करना है उसको, हैं? हाँ वही, तो वही वाला मिट्टी है। उसको आप कितना भी जोर से अर्थ पर पटक ही क्यों ना दें, वो वापस बाउंसिंग तो नहीं ना आएगा। अरे छोड़ो इधर, वो जो था वो माहौल को बनाने के लिए। मिट्टी का एक लोई है या कोई भी चीज़ है, आटा है, यहाँ से आपने गिराया, बाउंस तो नहीं कर सकता ना, जाएगा, स्टक हो जाएगा। अगर स्टक हो गया वो, तो वही केस है आपका कि ये एच हाइट है आपका, यहाँ बॉल आकर के चिपक जाता है। कांटेक्ट टाइम अभी इसका शुरू में जो है, जब चिपकना चाहा वो, कांटेक्ट टाइम अभी भी इसका कितना मानेंगे हम लोग? टी। अब आपको फाइंड आउट करना है फोर्स अप्लाइड, वही अभी भी कहानी है, F इज इक्वल टू वॉट। अब खुद सोचिए, अगर ये एच हाइट से ड्रॉप किया जाता है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 यहाँ टकराएगा, वो v इनिशियल कहलाएगा, और √2gh बनेगा। पर ये ऊपर तो जा नहीं रहा, तो v फाइनल इसका क्या बन जाएगा? अब बना लोगे क्वेश्चन? बनाओ जल्दी से। ये HW रहा आपका, जो ऑनलाइन वाले हैं वो कमेंट कर दें, और बाकी लोग अभी बना करके यहाँ दिखा दो, काम खत्म। तो वो कभी तो करेगा, जब जो देख रहा होगा तब करेगा, है ना रे? लाइव में बहुत जोल है। जल्दी बनाओ, इसका आंसर बताओ मुझे। हाँ, 0 0 कैसे आ जाएगा जी? F इज इक्व टू डेल्टा पी बाय टाइम डेल्टा टी, m इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाय टाइम टी, m बाय टी इंटू माइनस √2gh। कौन 0 बन जाएगा? अरे तो वी फाइनल 0 बन रहा है। लो, वी फाइनल को 0 कर दिया, माइनस m√2gh बाय टी, दिस इज द सरफेस वाला, प्लस ले लेना। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए।
ए बॉल ऑफ मास, ए बॉल नहीं, ए बॉडी ऑफ मास 4 kg is dropped, a body of mass 4 kg is dropped from 80 meter height. हाँ, 80 मीटर हाइट, 80 को 160 मीटर करो तो 160 मीटर हाइट, after striking the body, ground, body rebounds up to 10 meter height. हाँ, 10 मीटर हाइट. If contact time is 0.4 second, if contact time is 0.4 second, find force exerted on the body. Force exerted by ground कर दो तो, हाँ by ground. तुम लोगों का प्लस माइनस का झोल ही खत्म हो जाएगा. निकालो. हाइट सेम है कि अलग अलग? तो अलग अलग वाला फॉर्मूला लगाओगे. देखो इस फॉर्मूला को रट मत लेना बैठ करके, है ना, यहाँ ध्यान दे. कॉन्सेप्ट रटा हुआ होना चाहिए, फॉर्मूला मत रट लियो, वरना बहुत फॉर्मूले हैं. वी आई निकाल लो, वी एफ निकाल लो और बाकी का काम करो. ठीक है. हाइट पता है तुमको 160 है, यहाँ पर 10 है. टाइम कितना है तुम्हारे पास दिया हुआ? मास कितना दिया हुआ है? सारा चीज़ तो दे रखा है मैंने. छाप लो, बना लो. फॉर्मूला वही होगा, F इज इक्वल टू एम वी फाइनल माइनस बाय टाइम. एक्चुअल में यही फॉर्मूला है यार, उसका सॉल्यूशन इतना लंबा चौड़ा मैंने तुझे करवाया है. ठीक है, कितना तरह से घुमा सकता है और कुछ नहीं है. क्या बोले? आया? हाँ, जो भी आ रहा है मुझे पता नहीं है आंसर. मुझे आंसर थोड़ी याद रहता है. कितना है? 1500. कितना है? पक्का? वाह, झिंग झाट जवाट, तेज लड़की है. कल कहाँ थी? घर पे. क्या कर रही थी? ईमानदारी से बोलना है. होमवर्क बहुत ज़्यादा मिल गया था. किनका? हैं? कौन? अभिषेक सर, जिलानी सर ज़्यादा होमवर्क दे दिए थे. तब तो होमवर्क बनाने के लिए क्लासेस छोड़ दी. ये सही है. हम तुमको याद रखेगा, जब तुमको नहीं बुलाना होगा
2-4 पेज होमवर्क दे देंगे नहीं। अगर मान लो एक के बार पूरा किताब दे देंगे तो 1 महीना नहीं आएगी तब। जल्दी करो रे, भूख भी लगा है। हो गया, चलिए कुछ एक क्वेश्चन और, उसके बाद देखा जाएगा। मिटाएं? बोलिए सर जी। ठीक है, ओह सॉरी, नहीं आया क्या 1500? तो वो क्यों नहीं बना रही अन्नू? चलो क्या रहा है? नहीं बनाओ। कल वाला एक क्वेश्चन याद है तुम लोगों को? हम ऐसा कुछ बताए थे, टका 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 टका, यहाँ से आता था एक बॉल, यहाँ से m मास का बॉल था, u वेलोसिटी से आया, थीटा एंगल पर आया, u वेलोसिटी से चला गया, थीटा एंगल पर ही गया, तो चेंज इन मोमेंटम अपन बात किए थे, क्या होगा? बोल जरा सा बता मुझे। m कहाँ से? हाँ, -2mu cos थीटा, यही ना? अच्छा, ये वाला चेंज इन मोमेंटम कैसा मोमेंटम था, गौर से सुनिएगा। यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा था, मेरी बात को सुनना। एक तो बॉल का मोमेंटम इस डायरेक्शन में निकालते थे और एक बॉल का मोमेंटम इस डायरेक्शन में। तो मुझे ना पैरेलल वाला डेल्टा पी, पैरेलल वाला किसके पैरेलल? सरफेस के पैरेलल, वो मिल जाता था 0, और डेल्टा पी सरफेस के परपेंडिकुलर वाला मुझे मिलता था 2mu cos थीटा। अगर मैं इसी पे एक क्वेश्चन दूं, लिखिएगा, according to figure, find force exerted by wall. Find force exerted by wall. खोल देना कौन है? बॉल हमने क्या किया है, ऐसा फेंका, वो यहां पर भी वो 0 एनर्जी रख रहा है। समझ में आ रही मेरी बात? टोटल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कैसा सरफेस है? टोटल रिफ्लेक्टिंग। आपको फोर्स निकालना है, या तो बॉल का निकाल लो या तो वॉल का निकाल लो। आपको पता है अभी भी फॉर्मूला वही चलेगा। ये कल पढ़ाने से मुझे ये फायदा हुआ कि आज हम डायरेक्ट डेल्टा पी से काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं डायरेक्ट पी से? डायरेक्ट एफ इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा पी बाय, भाई साहब डेल्टा पी पैरेलल तो मुझे 0 किसी भी केस में 0 ही मिल रहा है, इसकी तो बात ही खत्म हो गई। परपेंडिकुलर वाला है वही हमारा नेट डेल्टा पी हो जाएगा। अगर नेट डेल्टा पी वो है क्या? -2mu cos थीटा, और कितना टाइम है कांटेक्ट का? F। तो F एक्सर्टेड बाय फोर्स कितना हो जाएगा? खत्म। मोई मोई बैंगन, उससे क्या होगा? ठीक है।